हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स लॉ। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रेंजेस और स्कोप। इस एक्ट में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं और रिलेवेंट सेक्शंस क्या होने वाला है। सो व्हाट इज द स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको ईयर से समझ में आ रहा है कि ये ब्रिटिश टाइम पीरियड का ही बना हुआ लॉ है। जैसे आईपीसी था हमारे पास 1860 का, उसी के बाद ही आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये उसी टाइम पीरियड की बात है, ब्रिटिशर्स ने बनाया था ये लॉ। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये लॉ इतना ही रिलीवेंट है कि इसे अभी तक रिपील करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सो ये जो लॉ है ये फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 में, एंड इट लेज डाउन द जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन होता है उसको गवर्न करने के लिए एक लॉ बनाया गया है। सो इस पूरे एक्ट में, इस पूरे सीरीज में जो हमारा कल स्टार्ट हुआ है विद लेक्चर 1, इस पूरे सीरीज में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है, दैट इज सेक्शन 2H एंड सेक्शन 2E, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। इसके साथ सेक्शन 1 जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में है। स्कोप ऑफ एक्ट, इस एक्ट में हम लोग बेसिकली क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। बाय एनी चांस दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी अगर परफॉर्म करने में फेल होते हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं। अगर ब्रीच हुआ है तो रेमेडी क्या मिलेगा, अगर एक पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो रेमेडी के तौर पे दूसरे पार्टी को क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या लॉज हैं उसके रिगार्डिंग। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज। पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में, सिग्नेटरी जो पार्टीज है, मैंने आपको बोला था कि कभी भी इंट्रा पर्सनल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इंट्रा पर्सनल नहीं होता है, मतलब मैं अपने साथ ही खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ या खुद के अगेंस्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हूँ। उसके लिए मिनिमम 2% चाहिए, 2 और मोर पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल पार्टीज, देयर कैन बी 2 पार्टीज और मल्टीपल पार्टीज। पार्टीज के बीच में राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या क्या होते हैं वो भी इस एक्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे देखो एक नोट दिया हुआ है, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये सारे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही था। ओरिजिनल जो एक्ट था 1872 का, उसी में ये सब चीजें भी एडेड थे। बट अब क्या है, इन सब चीजों को अलग से एक्ट बना दिया गया है, इसके लिए अलग से सेपरेटली लॉ बनाया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाल दिया गया है। तो क्या क्या 3 चीजें हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग है, पार्टनरशिप एक्ट अलग बना है एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अलग बना हुआ है। इन तीनों चीज जो है इनके लिए सेपरेट एक्ट्स बने हैं, ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट थे, अब नहीं है। देखो यहाँ पे 3, हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ना 2 पार्ट में स्टडी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपके सिलेबस में 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। कॉन्ट्रैक्ट 1 में हम लोग सेक्शन 75 से स्टडी करते हैं, एंड रिमेनिंग पार्ट जो है रिपील के बाद वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे चीजें हम लोग, जैसे एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, इन सब चीजों को हम लोग सेकेंड पार्ट में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग 3 अलग अलग सेपरेशन कर रखा है। ये इसलिए नहीं है, एक्ट में कोई ऐसे सेपरेशन नहीं है, बट हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि मगअप करने में आपको आसानी रहे, सेक्शंस याद करने में आसान हो जाए आपके लिए, और इसी के लिए क्या है 3 अलग अलग सेग्रीगेशन करके मैंने आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है। एक तो सेक्शन 3 से 9, 3 to 9 सेक्शन में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 10 to 30। 10 to 30 में हम स्टडी करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स के बारे में। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में हम कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ते हैं लाइक फ्री कॉन्सेंट या कंपेटेंसी, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज या कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। ये सब चीजें जो है इनको हम डिटेली स्टडी करते हैं सेक्शन 10 से लेके 30 तक। एंड आफ्टर 30 एक अलग से बैच बना हुआ है, दैट इज 31 to 75। इनमें है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होता है,
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंपेंसेशन एंड डैमेजेस के बारे में हम स्टडी। इसके अलावा इस एक्ट में क्या क्या और भी है, स्कोप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत बड़ा है। इनमें कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स भी आता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स है, कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट्स है, एजेंसी, बेलमेंट एंड प्लेज, इंडेमनिटी एंड गारंटी। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में स्टडी करते हैं। इतना बड़ा स्कोप है। नाउ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में स्टडी नहीं कर सकते हैं, जैसे कौन कौन से ऐसे मैटर है जो आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के स्कोप के बाहर के, जैसे सोशल एग्रीमेंट्स। जैसे हम अपना दोस्त लोग, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग मीट करने के लिए प्लान बनाते हैं, वी विल मीट यू टुमारो, ये वो, और फिर बाद में कई बार क्या होता है, बारिश आ गई कि कभी आलसियत आ गई या किसी भी रीजन से कोई और अपॉइंटमेंट आ गई है, कुछ और कंटिजेंसी हो गई ऐसी जिसकी वजह से हम नहीं मिल पाते हैं, तो क्या हम कोर्ट में जाके केस फाइल करेंगे उस दोस्त के अगेंस्ट में? तो ये सब जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप के बाहर है। देन डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे फैमिली प्रोमिसेस होते हैं, कुछ ऐसे लीगल इंटेंशन नहीं होता है, जैसे चाचा ने बोल दिया कि चलो ठीक है, मैं अपना जो पोर्शन है वो मैं बुआ को दे दूंगा, बाद में लेकिन वो मुकर जाते हैं, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे ओरली कुछ भी बोल देना, फैमिली प्रोमिसेस वगैरह कर देना, लेकिन कोई ऐसा लीगल इंटेंशन नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते हो जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एक बार बोल दिया था मुझसे। टेक्स्ट क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन, अ प्रॉमिस मेड आउट ऑफ अफेक्शन ओनली। जैसे पापा ने कह दिया कि अगर 90% लाते हो तो आपको साइकिल देंगे इस बार, लेकिन आप 90% लेके तो आते हो बट पापा साइकिल देते नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप पापा को कोर्ट तो सू तो नहीं करोगे ना। तो ये सब मोरल ऑब्लिगेशन है जो फैमिली में या दोस्तों में या पेरेंट्स ने बच्चों के साथ ऐसे अफेक्शनेटली कुछ भी प्रॉमिस कर दिया और बाद में नहीं कर पाए, ऐसे सिचुएशन, ये जो सिचुएशंस होता है, ये जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट, ओरल एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, इसमें कोई ऐसा स्कोप नहीं होता है। एंड एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द एक्ट। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने स्पेशली एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया हुआ है कि ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये इलीगल एग्रीमेंट्स हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ओके, ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स, जैसे यहाँ पे देखो सेक्शन 26 से लेके 30 तक अगर आप देखते हो, यहाँ पे कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज, कि ऐसा कोई एग्रीमेंट करना जिसे किसी के हम शादी नहीं होने देंगे या शादी में कोई रुकावट आने देंगे, या किसी का कोई प्रोफेशन है या कोई बिजनेस ट्रेड है उस पे कोई हम बाधा डालेंगे, या लीगल प्रोसीजिंग चल रहा है कोर्ट में उस पे हम रेस्ट्रेंट करेंगे, कोई बाधा डालेंगे, या फिर कोई भी अनसर्टेन चीज पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, या वेजरिंग एग्रीमेंट, कोई बेटिंग करना, ये सारी चीजें, ये सब जो है ये पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है कि ये वॉइड है, राइट। सो ओनली एग्रीमेंट्स इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। सिर्फ कोर्ट पेपर में साइन कर देने से ही एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट या अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होता है या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं फॉर्म होता है। अगर वॉइड एग्रीमेंट हुआ या कोई लीगल ऑब्लिगेशन का कोई इंटेंशन ही नहीं है, जस्ट बोल दिया है मुंह से और मेरा कोई इंटेंशन है नहीं, इसे नहीं कहा जाएगा कि दिस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। और जब तक कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है तब तक हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते, राइट। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया सेक्शन 2H में कि द एग्रीमेंट्स विच are enforceable by law are contracts, है ना, only which are enforceable by law are contracts। तो सिर्फ एग्रीमेंट फॉर्म होने से ही नहीं होता है, एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए एक इंटेंशन भी होना चाहिए कि हाँ हम एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने जा रहे हैं, इसका इंटेंशन होना चाहिए, एंड दैट इज ओनली व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म। सो आज हमने क्या क्या सीखा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, सेक्शन 2H जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था एकदम रट लो कि कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है। सेक्शन 3 to 9 में हमने कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा है। सेक्शन 10 में हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल देखा। 26 से 30 में हमने देखा है कि कैसे कौन से एग्रीमेंट्स है जो वॉइड होते हैं।
एंड 31 से 75 तक हमने क्या देखा है कि परफॉर्मेंस ब्रीच और रेमेडीज के बारे में। रिविजन्स क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है इधर राइट साइड में, आप देख लेना। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, चांसेस बहुत हाई है। और एक कोटेशन जो पुलक एंड मुल्ला ने दिया है, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेड फॉर जस्ट एनी पर्पस but for creating legal rights and obligations which the law will enforce। तो सिर्फ एक पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, एक ऐसे पर्पस के लिए बनता है जहाँ पे लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है और तभी लॉ एनफोर्स करता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।